और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। न्यूज टॉप 9 का रुख करेंगे। यूक्रेन और रूस के बीच जंग का आज 23वां दिन है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूस पूरा जोर लगा रहा है। कीव पर रूस ड्रोन के जरिए यूक्रेनी सेना को निशाना बना रही है। उधर जंग को रोकने के लिए रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों के बीच बातचीत भी होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि शांति समझौते की शर्तें फाइनल होने के बाद जेलेंस्की और पुतिन के बीच बातचीत संभव है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और चीनी प्रेसिडेंट जिनपिंग के बीच भी पहली बार बात होने वाली है। इस बीच इटली ने ऐलान किया है कि वो मारियोपोल में हमले में तबाह हुए थिएटर फिर से बनाने को तैयार है। जंग से जुड़ी सभी बड़ी खबरों को देखिए टॉप 9 महायुद्ध में। यूक्रेन की राजधानी कीव में रशियन आर्मी और यूक्रेनी फौज के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। यहाँ यूक्रेनी किलेबंदी को तोड़ने के लिए रूस ने जबरदस्त बमबारी की है। रूसी ड्रोन्स ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं। इस दौरान रूसी एयर अटैक की चपेट में आकर कीव की कई इमारतें धराशायी हो गई हैं। इन इमारतों के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। यूक्रेन का राहत बचाव दल इन लोगों की तलाश में जुटा है। रूस के सैनिकों ने यूक्रेन की राजधानी कीव को चौतरफा घेर रखा है। चप्पे चप्पे पर रूसी सैनिकों का कब्जा है। कीव की आवाजाही पर रूसी सैनिकों का पूरा नियंत्रण है। हालांकि रूसी फौज ने कीव से निकलने वाले आम लोगों के लिए रास्ते खोल दिए हैं, लेकिन कीव से बाहरी इलाकों में रशियन आर्मी ने कई चेक पॉइंट्स बनाए हैं। रूसी सैनिक यहाँ से आने जाने वाली हर गाड़ी को सख्त चेकिंग के बाद ही छोड़ रहे हैं। रूस और यूक्रेन जंग के बीच सुलह की कोशिशें भी हो रही हैं। युद्ध की वजह से बढ़ते मानवीय संकट को देखते हुए अगले हफ्ते रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच सीधी बातचीत हो सकती है। इस बात के संकेत जेलेंस्की के सलाहकार ने दिए हैं। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि दोनों देशों की ओर से नहीं की गई है। इससे पहले दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत में अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। रूस ने यूरोपियन यूनियन और नेटो को लेकर आक्रामक रुख को देखते हुए ब्रिटेन ने यूक्रेन की सीमा से लगे पोलैंड में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने का फैसला किया है। पोलैंड ने रूस की ओर से हवाई हमले की आशंका को देखते हुए ब्रिटेन से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की थी। इसके साथ ब्रिटेन पोलैंड में अपने 100 और सैनिकों की तैनाती करेगा। पोलैंड में पहले से ही नेटो की सेना तैनात है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच आज फोन पर बातचीत होगी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर पहली बार दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत होगी। चीन यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस का विरोध करने के बजाय उसके साथ खड़ा है। हाल ही में अमेरिका ने कहा था कि रूस ने चीन से सैन्य मदद मांगी है। हालांकि चीन और रूस ने इसे बेबुनियाद बताया था। बाइडेन और जिनपिंग की बातचीत में ये मुद्दा भी उठेगा। जर्मनी की संसद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मौजूदा हालात की शीत युद्ध के समय से तुलना करते हुए ये कहा कि रूस यूरोप में एक दीवार बन रहा है, जिससे इस महाद्वीप के फिर बढ़ जाने का खतरा है। जेलेंस्की ने जर्मनी पर रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने से बचने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जर्मनी यूक्रेन की सुरक्षा से ज्यादा अपनी अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दे रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को खत्म करने के लिए तुर्की ने भी दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिशों में लगा है। कल तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच युद्ध के ताजा हालात और मानवीय संकट को लेकर बात हुई। इस बीच तुर्की के विदेश मंत्री मेवलात चावुशोगलू ने कहा कि युद्ध विराम के लिए पुतिन और जेलेंस्की को आमने सामने बैठकर बात करनी होगी। रूस ने यूक्रेन के मारियोपोल शहर में थिएटर पर हमले के आरोप से इनकार किया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि ये पूरी तरह से झूठ है। मारियोपोल में हुई हर चीज के लिए रूस पर दोष मढ़ने की कोशिश की जा रही है। थिएटर पर हमले को लेकर यूरोपियन यूनियन ने भी रूस की आलोचना की थी। 2 दिन पहले मारियोपोल में थिएटर पर रॉकेट से किए गए हमले में 3 लोगों की मौत हो गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग को फौरन रोकने के लिए कोई राजनीतिक समाधान निकालने की अपील की है। WHO ने कहा है कि दुनिया को बचाने के लिए अभी युद्ध विराम ही एकमात्र जीवन रक्षक दवाई है। WHO ने यूक्रेन में अस्पतालों और स्वास्थ्य कर्मियों को निशाना बनाने की भी निंदा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूक्रेन के साथ अफगानिस्तान और सीरिया में भी जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड डोनेट करने की अपील भी की है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूएनएससी में यूक्रेन के प्रस्ताव पर रूस ने वोटिंग को रोका। पक्ष में कम समर्थन के चलते रूस ने वोटिंग को रोका है। यूक्रेन में बायोलैब के मुद्दे पर इमरजेंसी मीटिंग हो, यह रूस का कहना है। यूक्रेन के बायोलैब के मुद्दे पर इमरजेंसी मीटिंग हो, यह रूस ने कहा है।
यूएनएससी में यूक्रेन के प्रस्ताव पर रूस ने वोटिंग को रोक दिया, ये कहकर कि बायोलैब पर वोटिंग। वहीं घातक मिसाइल हमलों से थर्रा है यूक्रेन का निकोलेव शहर। यूक्रेनी ठिकानों पर रूसी हेलीकॉप्टर की ताबड़तोड़ बमबारी जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध से अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में भी भुखमरी का खतरा देखने को मिल रहा है। मारियोपोल शहर में चेचन लड़ाकों का एक्शन है। और क्या बायो वेपन बनाने के लिए यूक्रेन को पेंटागन से मिल रही है फंडिंग? युद्ध के मैदान से जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 वॉर जोन में। यूक्रेन के खेरसोन इलाके से विध्वंसक मिसाइल हमले का एक वीडियो सामने आया है। ये मिसाइल्स बीती रात खेरसोन के निकोलेव शहर की ओर दागी गई। भयंकर गर्जन के साथ बादलों को चीरते हुई ये मिसाइल्स बेहद तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ गईं। इनकी तेजी और ताकत को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह हो गई होगी। रशियन आर्मी के अटैकिंग हेलीकॉप्टर यूक्रेन की सीमा पर लगातार हमले कर रहे हैं। लुहांस्क में कहर बरपाते रूसी हेलीकॉप्टर का एक ताज़ा वीडियो सामने आया है, जिसमें रूस के इस घातक हेलीकॉप्टर ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की है। रूस के KA-52 और Mi-28N हेलीकॉप्टर्स ने यहाँ कई इलाकों में भीषण तबाही मचाई है। यहाँ रशियन हेलीकॉप्टर यूक्रेनी आर्मी पर भारी पड़ रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दावा किया कि लंबा खिंच रहे युद्ध से अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में अगले 12 से 18 महीनों में भूखमरी का संकट आ सकता है। मैक्रों ने कहा कि रूस और यूक्रेन दुनिया के सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाले देशों में शामिल हैं। उधर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने भी जंग की वजह से कारोबारी सप्लाई चेन बाधित होने की आशंका जताई है, जिससे दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है। रूस के समर्थन में लड़ रही चेचन्या की स्पेशल फोर्स यूक्रेन के मारियोपोल शहर तक पहुंच चुकी है। मारियोपोल से चेचन लड़ाकों का एक लेटेस्ट वीडियो आया है। बख्तरबंद गाड़ियों में पहुंचे चेचन लड़ाके मारियोपोल की सड़कों पर गश्त करते दिखे। लेटेस्ट हथियारों और राइफल से लैस चेचन फोर्स की ये टुकड़ी यूक्रेन के खिलाफ लड़ने पहुंची है। यूक्रेन के चेरनीहू शहर में रूस की हवाई बमबारी के बाद भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। यहाँ गुरुवार को रूसी हमलों में करीब 53 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक अमेरिकी नागरिक के भी मारे जाने की खबर है। वहीं रशियन आर्मी बीते कुछ दिनों से पूर्वी यूक्रेन में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। यहाँ रूस सेना के अटैक में करीब 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 25 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक घायल हो गए हैं। यूक्रेन में बायो वेपन प्रोजेक्ट को लेकर रूस ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पेंटागन बायो वेपन बनाने के लिए यूक्रेन को फंडिंग कर रहा है और इसका एक दस्तावेज भी रूस के पास है। वहीं रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोव ने अमेरिका को घेरते हुए यूक्रेन के अंदर चल रही जैविक गतिविधियों की सही जानकारी देने को कहा है। जंग में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए चलाए गए मिशन को लेकर विदेश मंत्रालय ने स्टेटस रिपोर्ट दी है। फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक यूक्रेन में बचे भारतीयों को निकालने की कोशिश जारी है। उधर संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजनयिक TS तिरुमूर्ति ने बताया है कि यूक्रेन से 22,500 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। इसके अलावा 18 और देशों के नागरिकों को निकालने में भारत ने मदद की है। और इस वक्त की बैटल ग्राउंड से अहम खबर की बात करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पेंटागन का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। पुतिन परमाणु बम के इस्तेमाल की धमकी दे सकते हैं। पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की यह रिपोर्ट में बात सामने आई है। तो बड़ी खबर इस वक्त ये है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर पेंटागन ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक पुतिन परमाणु बम के इस्तेमाल की धमकी दे सकते हैं। पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और न्यूज टॉप 9 में आगे बढ़ते हैं। किसने कहा कि नाटो देशों पर हमले का आदेश दे सकते हैं पुतिन? और रूसी हेलीकॉप्टर्स ने तबाह किए यूक्रेनी सेना के कई ठिकाने। रूस के हवाई हमलों के खिलाफ यूक्रेन का आर्टिलरी अटैक। क्या यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतरने वाली है बेलारूस की सेना? और युद्ध के बीच कैश और गोल्ड लेकर विदेश भागने की कोशिश करने वाले डिप्लोमेट को दबोचा गया। रूस के यूक्रेन के बीच चल रहे जंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं आपको टॉप 9 रूस वर्सेस यूक्रेन में। रूसी वायुसेना के एक पूर्व कर्नल ने एक टीवी शो के दौरान राष्ट्रपति पुतिन की मंशा को लेकर बड़ा खुलासा किया है। इस रशियन कर्नल के मुताबिक पुतिन यूक्रेन को सैन्य मदद देने वाले नाटो देशों पर भी हमला करने के आदेश दे सकते हैं, जिनमें उनका पहला टारगेट लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया हो सकते हैं। यूक्रेन के ज़पोरिज़िया में बीती रात रूसी सेना ने एक जोरदार हमला किया। रशियन रॉकेट हमले के बाद एक इमारत में भीषण आग लग गई। इमारत से उठती आग की ऊंची ऊंची लपटें काफी दूर तक देखी गयी। वहीं यूक्रेनी सेना ने एक रशियन T-72B टैंक को उड़ाने का दावा किया है। यूक्रेन डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के जरिए इस रूसी टैंक को तबाह कर दिया।
यूक्रेन के गोस्तोमेल और इरपिन में रूसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स ने धमाकेदार हमले किए हैं। रूस के Ka-52 हेलीकॉप्टर्स ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर बमबारी की। रूस के हेलीकॉप्टर हमले में यूक्रेनी सेना के कई ठिकाने तबाह हो गए। इस रूसी एयर स्ट्राइक से यूक्रेनी फौज को भारी नुकसान हुआ है। रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमले का एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में रशियन एयरफोर्स का फाइटर जेट सुखोई 25 रात के अंधेरे में यूक्रेन पर बम बरसाता दिख रहा है। रूस के इस फाइटर जेट ने यूक्रेनी फौज के कई ठिकानों को तहस नहस कर दिया है। रूस ने इस एयर स्ट्राइक में यूक्रेन के हथियार डिपो को भी उड़ाने का दावा किया है। रशियन हवाई हमलों से परेशान यूक्रेन की सेना उनके ऊपर आर्टिलरी फायरिंग कर रही है। यूक्रेनी सेना छिपकर रूसी जेट्स और हेलीकॉप्टर्स का इंतजार करती है और इनके शहरों में घुसते ही दनादन फायरिंग शुरू कर देती है। यूक्रेनी सेना ने रशियन जेट्स पर आर्टिलरी फायरिंग का वीडियो जारी किया है। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि उसकी सेना ने जंग में अब तक रूस के करीब 14,000 सैनिकों को मार गिराया है, जबकि रूस के 444 टैंक्स और 1435 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी हैं। वहीं 86 रशियन एयरक्राफ्ट और 108 हेलीकॉप्टर्स को ढेर कर दिया है। इसके जवाब में रूस का दावा है कि उसने अब तक यूक्रेन के 181 फाइटर प्लेन, 172 ड्रोन, 1389 टैंक और 170 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिए हैं। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में बेलारूस को लेकर यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने बहुत बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ के मुताबिक रूसी सेना बेलारूस के इंफ्रास्ट्रक्चर और जमीन का तेजी से इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में मुमकिन है कि बेलारूस की सेना जल्द ही यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उतर सकती है। रूस से जारी जंग के दौरान यूक्रेन का एक डिप्लोमेट कीमती सामानों और कैश के साथ देश छोड़ने की फिराक में था, लेकिन यूक्रेनी सुरक्षा एजेंसियों ने उसे पहले ही धर दबोचा। इस यूक्रेनी डिप्लोमेट से भारी मात्रा में कैश और सोने के बिस्किट बरामद हुए हैं। अब यूक्रेनी सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं कि डिप्लोमेट के पास इतनी भारी मात्रा में कैश और गोल्ड कहां से आया। और अब खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, जहां बड़ा सियासी संकट गहरा रहा है। पाकिस्तान के सियासी संकट पर यह बड़ी खबर है। आज इमरान खान ने अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाई है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान के कुर्सी पर खतरा। आज इमरान खान ने अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाई है क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान की बात हम कर रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की कुर्सी खतरे में है। उनकी पार्टी के 24 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। विपक्ष के 28 मार्च को पेश किए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही इमरान सरकार अल्पमत में आ गई है। पार्टी में बागियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इमरान ने कहा है कि वो इस्तीफा देकर विपक्ष में भी बैठ सकते हैं। इस्तीफा देने वाले नेताओं ने इमरान पर धमकी देने तक का आरोप लगाया है। अगले एक हफ्ते पाकिस्तान में और ज्यादा उथल पुथल हो सकती है। पाकिस्तान में मचे सियासी हंगामे से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9। पाकिस्तान में तख्ता पलट। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी पर संकट और ज्यादा बढ़ गया है। 28 मार्च को विपक्ष की ओर से पेश किए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही अपनी पार्टी के कई सांसदों के इस्तीफे से इमरान सरकार अल्पमत में आ गई है। पार्टी में बगावत को देखते हुए इमरान इस्तीफा भी दे सकते हैं। इमरान ने कहा कि वो विपक्ष में बैठने को तैयार हैं, लेकिन वो अपने वसूलों से समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान में पीएम इमरान खान को सत्ता से हटाने में जुटी विपक्षी पार्टियों को बड़ी कामयाबी मिली है। अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही इमरान की पार्टी पीटीआई के 24 सांसदों ने पार्टी छोड़ दी है। इस्तीफा देने वालों में इमरान सरकार के 3 मंत्री भी शामिल हैं। इमरान का विरोध करने वाले सभी नेता सिंध के गवर्नर हाउस में डेरा जमाए हुए हैं। बागी नेताओं की अगुवाई करने वाले रजा रियाज ने कहा है कि सभी लोग 28 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव के दौरान इमरान के खिलाफ वोट करेंगे। पाकिस्तानी संसद के निचली सदन नेशनल असेंबली के 24 सदस्यों के इस्तीफे के बाद अल्पमत में आई इमरान खान की सरकार का बचना मुश्किल लग रहा है। पाकिस्तान की 342 सदस्यों वाली नेशनल असेंबली में बहुमत के लिए 172 सदस्यों का समर्थन चाहिए, लेकिन पीटीआई के 24 नेताओं के इस्तीफे के बाद इमरान के पास सिर्फ 131 सांसदों का ही समर्थन है। इमरान को हटाने के लिए 172 वोटों की जरूरत है, जबकि विपक्ष के पास अभी 162 से ज्यादा सांसद हैं। अपनी पार्टी तहरीके इंसाफ में बगावत के बाद इमरान खान भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। इमरान खान ने अपने करीबी नेताओं से सिंध के गवर्नर हाउस में डेरा जमाए बागियों पर नजर रखने को कहा है। बागी नेताओं ने इमरान पर उनकी जासूसी कराने और फोन टैप करवाने का आरोप लगाया है। बागी नेताओं ने कहा है कि उन्हें गायब करने की धमकी दी जा रही है, उन पर आत्मघाती हमला कराने तक की धमकी दी जा रही है। इमरान सरकार में गृह मंत्री शेख रशीद ने पार्टी से बगावत करने वाले नेताओं और विपक्ष की चाल पर बड़ा हमला बोला है। शेख रशीद ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष ने सिंध में मंडी लगाई है और उस मंडी में बस बिकाऊ पहुंच रहे हैं। रशीद ने इमरान खान से सिंध प्रांत की सरकार को बर्खास्त कर गवर्नर रूल लगाने की सलाह दी है।
अपने सरकार पर संकट बढ़ता देख इमरान खान ने आज अपने मंत्रियों की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। अविश्वास प्रस्ताव से पहले 24 नेताओं के इस्तीफे के बाद इमरान ने नेशनल असेंबली के स्पीकर को भी कल अपने सरकारी आवास पर तलब किया है। विपक्ष के चक्रव्यूह से निकलने के लिए वो लगातार अपने कानूनी सलाहकारों से भी राय मशवरा कर रहे हैं। इमरान सरकार में मंत्री असद उमर ने कहा है कि पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से ये लड़ाई लड़ेगी और विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को विफल कर देगी। इमरान को सत्ता से बेदखल करने के लिए लंदन में रह रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी एक्टिव हैं। कहा जा रहा है कि इमरान के खिलाफ लाए जाने वाले अविश्वास को लेकर कल नवाज शरीफ ने अपने रणनीतिकारों के साथ बड़ी बैठक की है। पीएमएल नवाज ने भी इमरान खान की शक्ति प्रदर्शन का जवाब देने के लिए 28 मार्च को 20 लाख लोगों को इस्लामाबाद बुलाया है। उधर जरदारी की पार्टी PPP भी इमरान के खिलाफ रणनीति बनाने में जुटी हुई है। विपक्ष की ओर से लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव से एक दिन पहले इमरान खान ने 27 मार्च को 10 लाख लोगों को इस्लामाबाद बुलाया है। इमरान इस रैली के जरिए अपनी ताकत दिखाने के बाद विपक्ष को डराने की कोशिश करेंगे। इमरान के ऐलान के बाद विपक्ष पार्टियों के गठबंधन के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने अपने लाखों समर्थकों से 24 मार्च को इस्लामाबाद में मार्च करने के लिए कहा है। इमरान के मंत्री विपक्ष को डराने के लिए धमकी दे रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उनकी पूर्व पत्नी रेहम खान ने ट्वीट कर इमरान पर तंज कसा है। रेहम ने कहा कि हमारे लिए प्रार्थना ही शक्ति है, कोर्ट वाली चालें अब नहीं चलेंगी। रेहम खान पिछले कई सालों से इमरान सरकार पर सवाल उठाती रही हैं। हाल में उन्होंने इमरान को लेकर अपनी किताब में कई खुलासे किए थे, जिसके बाद उन्हें इमरान सरकार के मंत्री मुराद सईद ने मानहानि का नोटिस भी दिया था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।